हेलो बच्चों, आज कक्षा 12 के जीव विज्ञान के दूसरे अध्याय का चौथा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले 3 भाग हम लोग इसका पढ़ चुके हैं, अगर उसको आप लोग देख नहीं हैं तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको देख लीजिए ताकि भाग में जो भी चीज़ें वो आपको समझ में आए। तो इससे पहले वाले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था शुक्रजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। हम लोगों ने पढ़ा था कि पुरुषों में किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने इसके जस्ट पिछले वाले भाग में पढ़ी थी। तो आज इस भाग में हम लोग पढ़ने वाले हैं शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे, उसके सूक्ष्मदर्शी संरचना के क्या क्या भाग हैं, कैसे काम क्या चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अंडधन, मादाओं में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ने हैं शुक्राणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो शुक्रजनन की प्रक्रिया के बाद जब एक शुक्राणु जो है निर्मित हो जाता है तो उसमें जो है 4 भाग होते हैं। एक शुक्राणु में, सामान्य शुक्राणु में जो है 4 भाग होते हैं। पहला है शीर्ष, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग है जिसको कहते हैं शीर्ष या इसको हेड कहते हैं। दूसरा भाग है ग्रीवा, ये वाला जो पार्ट जहाँ पे ये हेड जो है इस वाले पार्ट से जुड़ता है, इस पार्ट को कहते हैं ग्रीवा। ठीक, इसके बाद जो भाग है उसको कहते हैं मध्यखंड या मिडल पीस कहते हैं। ये इस वाले भाग को मध्य खंड या इंग्लिश में इसको कहते हैं मिडिल पीस। ठीक है, और उसके बाद वाला जो भाग है यहाँ से लेकर पूरा ये पूरा पार्ट जिसको कहा जाता है पूंछ या फिर टेल। इसमें जितने विभाग हैं सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि तो जो पूरा जो शुक्राणु का जो शरीर होता है, पूरा शरीर एक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, पूरी तरह प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ये ढका हुआ होता है। ऐसे करके ये जो देख रहे हैं आप सब प्लाज्मा झिल्ली है, जिसके द्वारा इसका पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ होता है। पूरी वहाँ से लेकर शीर्ष से लेकर पूंछ तक जितना भी भाग है सब एक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा आवृत होता है। और इनके शीर्ष में एक दीर्घीकृत केंद्रक होता है। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं ये दीर्घीकृत एक अवृत केंद्रक होता है। अवृत केंद्रक हम लोगों ने पढ़ा था शुक्राणु की प्रक्रिया हो रही शुक्रजनन की, उसमें सूत्री विभाजन हुआ था जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 8 यानी 23 हो गई थी, जिसको अवृत कहते हैं। तो ये अवृत केंद्रक होता है। इसका इससे जो अंत वाला भाग है एक टोपीनुमा, एक जैसे रेड वाला भाग आप देख पा रहे हैं, रेड वाला भाग एक टोपीनुमा संरचना होता है जिसको अग्रपिंडक कहते हैं। अग्रपिंडक कहते हैं या एक्रोसोम कहते हैं। अग्रपिंडक या इंग्लिश में इसको एक्रोसोम कहते हैं। ये एक्रोसोम जो होता है, इस एक्रोसोम में या अग्रपिंडक में एंजाइम्स भरे होते हैं जो निषेचन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं या शुक्राणु को अंडाणु के भीतर प्रवेश करने में सहायता करते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो सके। एक बात अब हम लोग बात करते हैं इसके हर एक भाग की बात कर लेते हैं। तो शुक्राणु का जो मध्यखंड है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं मध्यखंड, इसमें असंख्य सूत्र कणिकाएं होती हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं। ठीक है, जो निरंतर ऊर्जा उत्पादन करती है, जो पूंछ की गति के लिए आवश्यक है। तो पूंछ गति करता है, उसके लिए ऊर्जा उत्पादन करता है मध्य खंड में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया, और इस ऊर्जा की वजह से ये पूंछ है ये गति करता है, और जिसके कारण जो है ये शुक्राणु जो है माता जनन नाम जो होती है उसके अंदर जो है आसानी से गति करते हुए जाते हैं। ठीक, तो ये काम हो गया सूत्र कणिकाओं का जो मध्यखंड में स्थित होते हैं। इसमें जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वारल
स्पाइरल रूप में लगे होते हैं। इनका केवल एक काम है ऊर्जा उत्पादन करना, जिससे शुक्राणु को जो है आवश्यक जितनी भी आवश्यक गतिशीलता है वो मिल सके और निषेचन की प्रक्रिया को भी सुगम बना सके। ठीक है। अब जब मैथुन एक बार पुरुष में जब मैथुन क्रिया होती है, एक बार जब रसफलन होता है उस समय 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है वो रसकलित होते हैं एक बार में। कितने? 20 से 30 करोड़ शुक्राणु जो है रसकलित होते हैं। अब इन 20 से 30 करोड़ शुक्राणुओं में अगर सामान्य जन्म क्षमता की बात करें, सामान्य जन्म की बात करें, तो इसमें 20 से जो 30 करोड़ शुक्राणु, इसमें कम से कम 7% शुक्राणु जो है वो निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने ही चाहिए। ठीक है। यानी एक बार इसमें 20 से 30 करोड़ शुक्राणु रसकलित होते हैं। इनमें से सामान्य जनन क्षमता के लिए कम से कम 60% शुक्राणुओं का निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति का होना आवश्यक है। और ये जो 60% है, इनमें से कम 40% जो शुक्राणु आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। जो 60% शुक्राणु है, इसका 60% का 60% में जो 40% शुक्राणु है, ठीक है, वो एक सामान्य जनन क्षमता के लिए वो तीव्र गतिशीलता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जब ये शुक्राणु जो है यहाँ पे ये जो वृषण है, यहाँ से जब ये बन जाता है इसमें, ठीक, यहाँ से जब ये बन जाता है तो यहाँ से शुक्रजन नलिकाओं से होता हुआ ये शुक्रवाहक में आता है और शुक्रवाहक से होते हुए ये पहुँचता है ये मूत्राशय के ऊपर से वह लूप बनाता हुआ ये मूत्र मार्ग में खुलता है। ठीक है। अब मूत्र मार्ग में जो है ऐसे करके आगे जाता है, ठीक, ऐसे करके आगे जाकर के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जो इसमें अन्य सहायक अंग है, जैसे यहाँ पे अधिवृषण है, ठीक है, अधिवृषण हो गया या फिर शुक्रवाहक हो गया, शुक्राशय हो गया और पुरुष ग्रंथियां, इनका श्रावण भी इनमें मिलना, शुक्राणु के साथ मिलना आवश्यक होता है। और जब इनका जो जितनी भी ग्रंथियां हैं, पुरुष ग्रंथियां हो गई, शुक्राशय हो गई या फिर अधिवृषण हो गया, जब इनका स्राव जो है शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है तब ये क्या बना देते हैं, तो उसको हम लोग वीर्य कहते हैं, जिसमें शुक्राणु भी हो और जितनी भी सहायक ग्रंथियां हैं उनका स्राव भी उसमें सम्मिलित होता है, उसको कहते हैं, उसको वीर्य, उसमें वो वीर्य बन जाता है। ठीक। अब पुरुष की जो सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य, जो भी सहायक नलिकाएं हैं उसमें कब मतलब शुक्राणु किस तरह से जा रहे हैं या फिर ग्रंथियां जो है वो कब स्राव करेंगी, इन सब का कंट्रोल जो वो वृषण हार्मोन से होता है। वृषण हार्मोन जो हम लोगों ने पढ़ा था एंड्रोजन करके, ठीक है। तो उस हार्मोन, ये हार्मोन जो है इनकी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है एंड्रोजन। तो ये जब स्रावित होता है तो इसकी जो भी नलिकाएं हैं या फिर जो ग्रंथियां हैं, इनकी कार्यशीलता जो है वो निरंतर बनी रहती है। ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडजनन। ठीक। अंडजनन की मादाओं में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। मादाओं में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। ठीक है। नर में शुक्रजनन कहा जाता है, मादाओं में अंडजनन या इंग्लिश में इसको oogenesis कहा जाता है। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे तो जो नर में युग्म निर्माण की प्रक्रिया है या फिर जो मादा में युग्म निर्माण की प्रक्रिया, दोनों में काफी अंतर होता है। तो जब एक परिपक्व मादा होती है, इसमें युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन करते हैं, इंग्लिश में oogenesis करते हैं। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये अंडजनन की जो शुरुआत है, जब एक मादा भ्रूण अवस्था में रहती है उसी समय हो जाता है। ठीक है। भ्रूणी परिवर्तन जब मादा का हो जाता है, यानी कोई मादा जब अपनी माँ के पेट में रहती है, ठीक है, उसी समय इसमें युग्मकों के युग्मक ये अंडजनन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है और उस अवस्था में
कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं, जिनको अंडजननी कोशिकाएं भी कहा जाता है, अंडजननी या वो भ्रूणियां कहा जाता है। प्रत्येक जो भ्रूणीय अंडाशय है, जो मादा है, जो मादा अपनी माँ के गर्भ में विकसित हो रही है, उसका जब अंडाशय बनता है उसी समय, ठीक है, उसी समय कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं अंडजननी प्रत्येक जो भ्रूणीय अंडाशय है उसके अंदर जो है निर्मित होती है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रक्रिया है, दोनों जैसे भी हम लोग सूत्रकृत में देख रहे थे कि जो ये प्रक्रिया थी वो किशोरावस्था में प्रारंभ हुई थी, लेकिन अंडजन में ये जो अंडजन की प्रक्रिया है ये जब मादा भ्रूण अवस्था में रहती है तभी शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अंडजन की कोशिका है जो वृद्धि करती है। ठीक है, वृद्धि करती हुई रहती है। अब क्या होता है कि जन्म के बाद कोई अंडजननी कोशिका है उसमें कोई किसी तरह का ना तो उनका निर्माण होता है और ना ही उनकी संख्या में कोई वृद्धि होती है। ठीक है, अंडजननी जितना ही जन्म के समय रहती है, ठीक है, उनमें न तो कोई वृद्धि होगी और ना ही उनका निर्माण होगा। नए नए अंडजननी वो अंडजननी कोशिकाओं का निर्माण भी नहीं होगा, वो जितना भी होगा सब भ्रूण अवस्था में ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंडजननी कोशिकाएं हैं इनमें विभाजन शुरू हो जाता है और जैसे अर्धसूत्री विभाजन का जो पहला अवस्था है जिसको कहा जाता है पूर्वावस्था, प्रोफेज 1 में प्रवेश ये करती हैं। ठीक है, तो जो अंडजननी कोशिकाएं हैं जब इनमें विभाजन शुरू होता है अर्धसूत्री विभाजन, और जैसे ही ये अर्धसूत्री विभाजन एक के, ठीक है, पूर्वावस्था एक में, ठीक है, पूर्वावस्था एक यानी जिसको प्रोफेज 1 कहते हैं, जैसे उसमें प्रवेश करती हैं इसी अवस्था में उनका जो विभाजन होता है वो अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है उसी अवस्था में। ठीक है, यानी उसी अवस्था में जब ये अंडजननी कोशिका जिसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू होगा, तो जो अर्धसूत्री विभाजन में हम लोग पहले इसके वीडियो में बताए थे कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2, और दोनों में 4-4 फेज होते हैं। ठीक है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन का पहला फेज होता है पूर्वावस्था में। तो जैसे ही अंडजननी जो कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने को होती है और द्विसूत्री विभाजन उसमें होना शुरू होता है, और जैसे ही पूर्वावस्था एक में ये प्रवेश करती है उसी समय ये इसका जो विभाजन है वो अस्थायी अवस्था में अवरुद्ध हो जाता है, और जब ये अवरुद्ध हो जाता है तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक या इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी oocyte। ठीक है, यानी प्राइमरी oocyte जिसमें अर्धसूत्री विभाजन शुरू तो हो गया है बट वो अर्धसूत्री विभाजन के जो पूर्वावस्था एक है उसी में वो क्या है, अवरुद्ध है, वहीं पे वो मतलब रुक गई, तो उसको कहा जाता है प्राथमिक अंडक। ठीक, अब क्या होता है उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक जो भी अंडक बनती है, इस तरह की बहुत सारी कोशिकाओं में मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन शुरू होता है। ठीक है, तो जो भी प्राथमिक अंडक होते हैं उनके अंडक कणिका में कोशिकाओं के या जिनको ग्रैन्युलोलर सेल की परत चारों तरफ से ढक जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये अंडजननी कोशिका इसके चारों तरफ कोशिकाओं की परत जो है चढ़ जाती है और इसको कहा जाता है प्राथमिक पुटक। ठीक है, प्राथमिक पुटक कहा जाता है जब इसके ऊपर, जब ये जो प्राथमिक अंडक है जब इसके ऊपर कोशिकाओं की एक परत चढ़ जाती है तो उसको कहा जाता है प्राथमिक पुटक। ठीक, अब क्या होता है कि जन्म से लेकर, ठीक है, जन्म से लेकर यौनांग तक ये जो प्राथमिक पुटक है, ठीक है, इनका ह्रास होता रहता है, यानी ये नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, नष्ट होते रहते हैं और यौनांग के समय, ठीक है, यौनांग जैसे भी असंख्य होते हैं उसमें, तो यौनांग के समय केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक की अंडाशय में बसते हैं। ठीक है, एक अंडाशय 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक के शेष बसते हैं, और ये प्राथमिक पुटक कणिका में कोशिकाओं की और अधिक परतों से आवृत होते हैं, यानी इनके ऊपर और भी परतें चढ़ती है। जैसे यहाँ पे था ये बन गया तो ये हो गया एक परत, फिर इसके ऊपर और भी परतें जो है चढ़ती रहती हैं। ठीक है, आवृत हो जाते हैं और एक नए प्रवारक टीका स्तर से गिर जाते हैं, तो इस समय इसको कहते हैं द्वितीय कंटक या सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जब प्राथमिक पुटक था जब उसके ऊपर और अधिक परतों की परतें बन जाती हैं
ठीक है, तो उस समय उसको कहा जाता है द्वितीयक ऊतक। ठीक, अब ये द्वितीयक ऊतक जो है जल्द ही तृतीय ऊतक में परिवर्तित हो, जल्द ही इसके ऊपर एक फिर एक आवरण बन जाता है और ये तृतीय ऊतक में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी तरफ से भरी गुहा को कहा जाता है एंट्रम कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक परत ये थी, एक परत ये चढ़ी और तीसरी परत ये चढ़ी और ये जो है इसको कहा जाता है एंट्रम या गह्वर। ठीक है, एंट्रम या गह्वर कहा जाता है। एक अपरावरक स्तर, अपरावरक स्तर जो है टीका लेयर जो सबसे ऊपर बनी है, ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे जैसे बनी है, ठीक, तो इसमें दो परतें हैं, अंतर प्रावरक और बाह्य प्रावरक में गठित हो जाता है, मतलब दो परतों में गठित हो जाता है। और जब तृतीय कीटक के भीतर ही प्राथमिक अंडक का जो आकार है वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है और इसका पहला अर्धसूत्री भाग जो है वो यहीं पे संपन्न हो जाता है। ठीक, यहाँ प्राथमिक अंडक का ये तृतीय कीटक था, ठीक है, तृतीय कीटक के अंदर एक जो अंड कोशिका है वो वृद्धि करती है और यहीं पे इसका जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है वो संपन्न होता है। ये जो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है ये असमान विभाजन है, मतलब इसमें दो कोशिकाएं बनती है, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका बनती है। ठीक है, तो जो बड़ी कोशिका बनी, ठीक है, बड़ी कोशिका बनी वो अगुणित होती है, जिसको द्वितीय अंडक कहा जाता है, द्वितीय अंडक कहा जाता है। यहाँ पे द्वितीय अंडक, ठीक, और एक छोटा यहाँ पे कोशिका बनती है जिसको लघु ध्रुवीय पिंड, प्रथम लघु ध्रुवीय पिंड या फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। छोटी जो कोशिका होती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। जो द्वितीय अंडक होती है वो प्राथमिक अंडक के पोषक से भरपूर कोशिका प्रजनन की मात्रा को संचित रखती है, यानी इसमें जो जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब के सब इसमें आ जाते हैं द्वितीय अंडक में। ये जो प्रथम ध्रुवीय पिंड वाला है इसमें कोई भी मतलब बहुत कम मात्रा में ये इसमें आ पाते हैं, तो बाकी सब किसमें है, द्वितीय अंडक में है। अब तृतीय ऊतक आगे चलकर, तृतीय ऊतक जो है वो आगे चलकर परिपक्व ऊतक या ग्राफिक ऊतक में परिवर्तित हो जाता है, जिसको ग्राफिन और फॉलिकल कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लेयर हो गई मोटी सी, तो ये हो गया हमारा ग्राफिक ऊतक। और फिर क्या होता है, द्वितीय अंडक अपने चारों ओर एक और नई झिल्ली का निर्माण करता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसके चारों तरफ एक और झिल्ली का निर्माण होती है यहीं पे, और जिसको क्या कहा जाता है अंडावरण। ये पारदर्शी होता है, मतलब इसको इंग्लिश में जोना पेप्टिसीडा कहा जाता है। ये आस पास से लोग आसानी से ये एकदम पारदर्शी झिल्ली होती है जिसको आसानी से मतलब देखा जा सकता है। अब क्या होता है कि जब ये चीजें हो जाती हैं तो ये जो हमारा प्राथमिक ये ऊतक बना ग्राफिक ऊतक या जोनोफेलिसिडा ये फटता है, ठीक है, ये फटेगा और जो द्वितीय अंडक है, ठीक है, द्वितीय अंडक जो इसके अंदर था वो मोचित होकर बाहर निकलेगा, ठीक है, मोचित होकर अंडाशय से बाहर निकलेगा और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, अंडोत्सर्ग कहा जाएगा, ठीक है, या ओव्यूलेशन। ठीक, तो ये हो गया कि जब ग्राफिक ऊतक पर फटकर द्वितीय जो अंडक है वो अंडाशय से मोचित होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो बस आज में इतना ही लोग पढ़ते हैं, बाकी का जो पार्ट है वो लोग आगे पढ़ने वाले